आप सभी का एक और बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से अनेक कार्यक्रम आज हो रहे हैं। तो आज एक विशेष कार्यक्रम, एक मुलाकात जैन डॉक्टर के साथ। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, तो उनका भी एक और बार हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल। स्वागत है सभी का। तो ये स्वयं आई स्पेशलिस्ट है और इनका खुद का क्लिनिक बॉम्बे के अंदर है और ये स्वयं अपने मूल गांव मुंडीजेर के अंदर सेवा देते हैं। तो ये स्वयं आई स्पेशलिस्ट है। तो उनके साथ पहला प्रश्न मैं आँख के संबंधित ही पूछना चाहूँगा कि आज जब भी आँख की चर्चा चलती है तब प्राय लोग यही कहते हैं कि घास पर चलो तो आपकी आँख स्वस्थ रहेगी। तो क्या यह बात सही है? यदि यह बात सही है तो जैनी क्या करे? क्योंकि जैन आगम में लिखा है कि घास पर चलना वह एक पाप है। और यदि यह बात गलत है तो यह बात इतनी प्रचलित में क्यों है? ऐसी बात है कि सभी लोग एक भेड़ चाल चल रहे हैं। कोई आदमी अगर घास पे चलता है और उसकी पर्याय बदल गई और वो ठीक हो गया तो हम सोचते हैं कि वो घास पे चला इसलिए ठीक हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चलना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन हम लोगों ने चलना बंद कर दिया है और इसी की वजह से सारी बीमारियां बढ़ रही है। सो चलना कभी बंद नहीं करना है। दिन में अगर 50 मिनट से 1 घंटा अगर आप चलते हो तो 3 से 5 किलोमीटर तक हो जाता है अपनी स्पीड के मुताबिक। और दूसरी बात कि अगर आप नहीं चलोगे तो आपके शरीर में सबसे पहली बीमारी शुरू होती है और वो है कैल्शियम की कमी होता है। क्योंकि जैसे ही हम चलते हैं जो शरीर कैल्शियम निकालता है अपनी हड्डियों में से वो वापस रख देता है। तो उसको पता चलता है शरीर को कि ये शरीर को चलना है और उसके लिए मजबूत हड्डी होनी जरूरी है। हम एडवर्टाइज देख देख के दिमाग में रख लेते हैं कि दूध से कैल्शियम बढ़ेगा। क्या आपकी गाय भैंस कैल्शियम खाती है क्या? शक्य नहीं। हमें अगर कैल्शियम चाहिए तो हमें चलना बहुत ज़रूरी है, तो ही हमारी हड्डी मजबूत बनेगी। अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि आप कितना भी कैल्शियम की गोलियां भी अगर खाएंगे तो भी वो काम नहीं करेगी। और कैल्शियम की गोली खाने से आपको गुर्दे की बीमारी, हार्ट की बीमारी और किडनी स्टोन की बीमारी भी हो सकती है। तो आप मत खाइए। आपके बाप दादा क्या कैल्शियम खाते थे कभी? वो चलते थे, हाथ से पैर से मजबूत काम करते थे, इसलिए उनको कैल्शियम की कभी कमी महसूस न हुई। आजकल क्या है कि हम जैसे बाहर निकलते हैं रिक्शा, टैक्सी या स्कूटर ले लेते हैं और चलते नहीं, इसलिए कमी महसूस हो जाती है। दूसरी बात, चलने से ऑक्सीजन बहुत मात्रा में हमें मिलना शुरू हो जाता है और उसका सर्कुलेशन बॉडी में अच्छी तरह होने लगता है। तो अपनी आँख को वो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आँख को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अगर आँख को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आँख जल्दी से जल्दी खराब हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है चलना, लेकिन भेड़ चाल की तरह घास पे चलना ये ज़रूरी नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि चलना ज़रूरी है, ये महत्व है। घास पे चलना ज़रूरी है ऐसा नहीं। क्यों हमें दूसरे जीव को तकलीफ दे? इसके उत्तर से हमें 2 बात ज्ञात होती है कि पहली कि चलना जरूरी है, घास पर चलना जरूरी नहीं। और दूसरी बात यह ज्ञात होती है इनके उत्तर से कि इनको जैन धर्म का भी बहुत ही ज्ञान है। तो आप स्वयं जैन धर्म का इतना अध्ययन करते हैं और स्वयं भी जैन धर्म के बहुत ही बड़े ज्ञाता है, अर्थात कि जैन अध्ययन करते हैं और लोगों को सिखाते भी है कि जैन धर्म ऐसा कहता है। तो आपको यह प्रेरणा किससे मिली या कोई ऐसी घटना विशेष जिससे आपको ऐसा इतनी श्रद्धा हो गई जैन धर्म पर? हाँ, मैं एक पंडित जी का नाम ज़रूर दूंगा। वो है पंडित नेमा काका, जो रखियाल से थे। उनका दोनों आँखों का ऑपरेशन मैंने 84-85 में किया था और वो बहुत खुश हुए और मुझे कहने लगे कि तूने मेरा उद्धार किया है, मैं अब शास्त्र पढ़ सकता हूँ, तो अब मैं तेरा उद्धार करूँगा। तब तक मुझे जैन धर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। क्या होता है क्या नहीं होता है कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ मुझे क्योंकि मेरी दादी वगैरह चौवियर करते थे, आठम चौदस करते थे, उसके हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान था। नमोकार मंत्र के सिवा और कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझे शुरुआत से जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ाया और सारी दुनिया का ज्ञान दिलाया और वहीं से मेरी रुचि शुरू हुई। और मुझे पता चला कि ये जैन दर्शन एक विज्ञान है और वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
ये जब मुझे पता चला तो मैं और उसकी डीप नॉलेज के लिए आगे बढ़ते ही गया, और काफ़ी सारे पंडितों के समागम में आके मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला, और मैं वो सबका आभारी भी हूँ। तो आज हम प्रायः जैन धर्म को पढ़ने के लिए तत्पर नहीं रहते। हम जैन धर्म को पढ़ना ही नहीं चाहते, ऐसा कहो तो भी सही है, क्योंकि आज कोई अपने बच्चों को जैन धर्म पढ़ाता भी नहीं है और स्वयं भी पढ़ता भी नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर स्वयं डॉक्टर होकर भी जैन धर्म का इतना अध्ययन करते हैं, तो हमें भी जैन धर्म का इतना अध्ययन करना ही चाहिए। तो आप कुछ 40 वर्षों से आपके पास आने वाले छात्र जो कि एग्जाम देकर A1 क्लास से पास होकर आपके पास प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए आते हैं, तो और उनके साथ अब जैन धर्म की भी चर्चा करते हैं, कि जो मैंने स्वयं अनुभव भी किया है कि आप उनके साथ जैन धर्म की चर्चा करते हैं, और वो भी जैन ना होकर, उनके पास आने वाले स्टूडेंट कोई जैन नहीं होते, वो अन्य धर्म वाले ही होते हैं, और उनको जब जैन धर्म का सिद्ध करते हैं कि जैन धर्म श्रेष्ठ है और जैन धर्म में ऐसी चर्चा है, तो कई बार वो भी अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए प्रयास किया होगा। तो कोई ऐसी घटना बनी हो? नहीं, ऐसी तो कोई घटना बनी नहीं, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट आते हैं, छात्र आते हैं, तो वो एक दिमाग में लेके आते हैं कि हमें सब कुछ सीखना है और सर हमें सब सिखा देंगे, और तो वो अगर उनके मन में हो तो भी वो विरोध तो कभी करते नहीं और कभी दर्शाते भी नहीं। तो मुझे पता नहीं उनके मन में क्या है, लेकिन उनको जो मैंने सिखाया वो एक्सेप्ट करते गए। मैंने उनको बताया कि जैन दर्शन में ऐसा कहा है कि हम पेशेंट का कुछ कर नहीं सकते। अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट का वो उपादान है और हम तो निमित्त मात्र है। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने मुझे हर ऑपरेशन के बाद पेशेंट से बात करते सुना कि मैं हर पेशेंट की का आभारी रहता था और उनको कहता था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। तो वो हर छात्र को उसकी असर काफ़ी ज़्यादा हुई और उनको ऐसा लगा कि नहीं, सर जो सिखा रहे हैं जैन दर्शन के बारे में कह रहे हैं। मैं उनको कहता नहीं था कि ये जैन दर्शन है, मैं उनको इतना कहता था कि ये अपनी लाइफ है, ये अपना समय है, तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है और इससे अपने को शांति मिलती है और अपन कंफर्टेबल रहता है और अच्छी तरह काम कर पाते हैं। तो और हमेशा पेशेंट का भला ही करना वो हमारी इच्छा होनी चाहिए, तो हमारा भला अपने आप होता है। और सब छात्र ने ये स्वीकार कर लिया और वही उसी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरी प्रैक्टिस जो आज जो भी है, मैं पिछले 30 साल से करीब 90 to 95% जैन दर्शन के हिसाब से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वो पेशेंट को बहुत अच्छी लग रही है। अभी ये कोरोना काल में भी मैं यही समझाता हूँ कि भाई ऐसे ही जीना है और ये कोई भी बीमारियाँ तो आती जाती रहेगी, लेकिन दो चार चीज़ें जो हमें करनी है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो है कि अगर आप थोड़े भी बीमार होते हैं तो आपको थोड़ा उपवास करना ज़रूरी है और एकदम लाइट फूड या गर्म पानी पे थोड़ा रहना है, ल्यूकवार्म वाटर पे, ज़्यादा गर्म नहीं। दूसरी बात, नमक के पानी के गार्गल्स करने हैं रेगुलरली। जरा भी खाया कि नमक के पानी का गार्गल करना है, थोड़ा स्टीम इनहेलेशन लेना है। और जितना आराम करेंगे और जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे उतना आपको जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन आराम बहुत ज़रूरी है और कम खाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को एक भ्रम हो गया है भेड़ चाल जैसा कि हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। वो एक गलत बात है। जितना आप कम खाएंगे उतनी इम्यूनिटी अपनी ज़्यादा बढ़ेगी। आप ही अपने मुनि महाराज को ही देख लीजिए, एक ही बार खाना खाते हैं और उनको कोई बीमारी नहीं होती है। क्यों? यही तो रीज़न है। जितना हम कम खाएंगे शरीर की ऊर्जा उतनी बची रहेगी और इम्यूनिटी के लिए वो तैयार करेगा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम खाना खाएं बीमारी के वक्त और आराम करें। और कोरोना में इतने मौत होने का सबसे बड़ा कारण ये निकला है कि सभी दर्दी डॉक्टर के पास बहुत देरी से पहुंचे हैं। जब बीमारी काफ़ी आगे बढ़ गई हो, अगर आपको थोड़ी सी भी बीमारी है तो आप जल्दी पहुंचिए डॉक्टर के पास, उसकी सलाह लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप दूसरा डॉक्टर बदल लीजिए, लेकिन उस वक्त आपको दवाई लेनी है, डॉक्टर की सलाह माननी है और उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है। अगर आपको डॉक्टर की सलाह नहीं माननी है, कुछ भी नहीं करना है, तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है ही नहीं। फिर आपके भवितव्य में जो लिखा होगा वही होने वाला है। सो कहने का मतलब ये है कि जितना कम खाएंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे।
आज कोरोना में डॉक्टर के एक महत्वपूर्ण जगह हो गई है, महत्वपूर्ण स्थान हो गया है कि आज आपको जरा भी लगे कि मुझे खांसी हो रही, मुझे उधरस हो रही, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि वो आगे बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो उतने चांसेस कम हो जाते हैं आपको रोग ठीक होने में है। तो ऐसे समय में जब आपने चर्चा की कि मुनिराज के बारे में, तो मैं ऐसा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आज मुनिराज को अपन मन चाहे आहार दे देते हैं, मात्र एक बार आहार करते हैं और ऐसे समय में उनको अनुकूल आहार नहीं मिलते, तो उनको आहार में ऐसा क्या दे जिससे उनकी आंख स्वस्थ रहे और वो स्वयं भी स्वस्थ रह सके। हम आमतौर पे मुनि महाराज को शुद्ध और स्वच्छ आहार ही देते हैं। उसमें जो कुदरती आहार है अगर उसका एडिशन किया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी आहार में मुझे तो पता नहीं है सिंग चना देते हैं या नहीं, लेकिन सिंग चना इतना बढ़िया खुराक है जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन कोई खाते ही नहीं। वो सब सोचते हैं कि ये तो गरीबों का खुराक है, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ तंदुरुस्त रहना है तो सिंग चना खाना बहुत ज़रूरी है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। और मैंने पहले जब कहा कि अगर हम 50 मिनट या 60 मिनट चलते हैं तो आप नहीं मानोगे, लेकिन हवा में से अपने को प्रोटीन, कैल्शियम और क्षार मिल जाते हैं। और ये मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है। एक मैं उसका उदाहरण देता हूँ। एक आम का पेड़ है, हर साल 4-5 हज़ार आम अब हमें देता है और उसमें विटामिन बी, सी, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज सब आ जाता है। तो उसको कोई खाद डालने जाता नहीं, कोई पानी डालने जाता नहीं। वो कहाँ से लेता है? वो सब हवा में से लेता है, लेकिन सूर्य की प्रेजेंस में। तो हमें सूर्य की प्रेजेंस का भी एक इम्पोर्टेंस समझना चाहिए और चलने का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। तो हमें अपने आप सब कुछ मिलते रहता है और अपने खुराक में जो ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें पहले तो ये ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है कि मुनि महाराज को कौन सा खुराक सूट नहीं करता है, वो हमें नहीं देना चाहिए। जो शरीर को बीमार कर दे या शरीर को वीक कर दे, तो अच्छा फूड नेचुरल जितना हम देंगे उतना उनके लिए, मुनि महाराज के लिए अच्छा रहेगा। ये तो मुनिराज की चर्चा हुई और सही बात है, आज मुनिराज को उनके अनुकूल ही देना चाहिए। आज हम प्राय यही देखते हैं कि हम गरिष्ठ भोजन दे दे तो हमें अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुनिराज तो मात्र एक समय आहार देते हैं और ऐसे समय में आप ऐसा आहार दे दो जिससे उनकी तबीयत बिगड़ जाए या उनका स्वास्थ्य अनुकूल ना रहे तो उनसे और विपदा आ जाती है। इसलिए हम आहार दे तो मानो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि नेचुरल आहार देना चाहिए, तो हम सब भी नेचुरल आहार दे, ऐसी भावना है। और यह तो मुनिराज की चर्चा हुई। और यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हम क्या करें? क्या आहार में ले जिस वजह से हम निरंतर स्वस्थ रह सके? निरंतर स्वस्थ रहना है तो मैंने ऑलरेडी आगे कह दिया है कि रोज़ चलना ज़रूरी है। अपनी जितनी भूख लगी हो उससे 70% खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर एक बार थोड़ा ज़्यादा हो भी गया, कहीं शादी में गए, कोई प्रसंग में गए, तो उसके बाद वाला जो खाना है यानी नेक्स्ट फूड, नेक्स्ट लंच या डिनर जो भी हो, वो हमें अवॉइड करना चाहिए और बैलेंस कर देना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो हमारी शरीर की यूज़ होती है वो डाइजेशन में होती है, तो उसको बचाना चाहिए। देखो 4-5 साल पहले नोबेल प्राइज़ जापान के एक डॉक्टर फादर सन को मिला है और उन्होंने जैन दर्शन पे बहुत जोर दिया है और कहा है कि उपवास या कम खाने से अपना शरीर ज़्यादा तंदुरुस्त रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में रखना है। अपने जैन दर्शन में तो इतनी बढ़िया चीज़ है कि आप मानोगे नहीं। डायबिटीज़ के लिए अगर आप चौवियार करते हैं तो शाम को 6 बजे के बाद हम दूसरे दिन सुबह 7 बजे कुछ भी लेते हैं, तो जो 12-14 घंटे का जो रेस्ट मिलता है शरीर को, तो अपना पेनक्रियास फ्रेश इंसुलिन बनाता है और वो अच्छी तरह काम करता है। दूसरा, शरीर को आराम मिलता है और वो शरीर अपने आप सारी चीज़ें जहाँ ब्रेकडाउन वगैरह हुआ है वो रिपेयर हो जाता है। लेकिन हम ऐसा मौका ही नहीं देते हैं। रात को 9 बजे खाते हैं, 10 बजे खाते हैं, फिर सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत प्लानिंग करके चले। अपने को किसी को भी 24 घंटे से ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है या कम टाइम मिलता नहीं, तो 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है तंदुरुस्त रहने के लिए।
जो आदमी 8 घंटा बरोबर अपना दूसरा काम करता है कमाने के लिए या जो भी काम के लिए, वो एक दूसरे 8 घंटे हो गए, और तीसरा 8 घंटा फैमिली, फ्रेंड्स और अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए यूज़ करना चाहिए। सो टाइम मैनेजमेंट अगर आप अच्छी तरह करेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, शांत रहेंगे और अच्छी तरह काम कर पाएंगे। और आप धर्म में रुचि रखते हैं तो उसके लिए भी समय दे पाएंगे। और मैं वही करता हूँ। मैंने मेरा टाइम मैनेजमेंट ऐसा कर दिया है कि अच्छी तरह मेरी लाइफ स्मूथ चले। जैसे कि आपने टाइम का बताया, तो मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ कि ऐसा कैसा हम टाइम टेबल बनाएं जिससे हम निरंतर स्वस्थ भी रह सके, धर्म का अध्ययन भी कर सके और अन्य कार्य भी कर सके। मैंने कहा वो बस 8-8 घंटे का जो 3 स्लॉट कर लीजिए, और उसमें आप अपना जो भी कार्य है उसको सेटिंग कर लीजिए। और दूसरी बात, उसमें आपका खाने का प्लानिंग भी ऐसे ही करिए। आजकल इतनी सारी बीमारियां जो है वो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ यानी मधुमेह है, फिर हार्ट की बीमारियां हैं। ये सब टाइम मैनेजमेंट नहीं करने की वजह से है। वो लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है वो कि कोई भी टाइम मिला उस टाइम ही खाते हैं, जो भी मिल गया वो खा लेते हैं। तो वो अच्छी बात नहीं है। शरीर को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है रिपेयरिंग के लिए। तो आप हमेशा डॉक्टर से दूर रहेंगे। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो रेगुलर चेकअप करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी, लेकिन उसके साथ साथ में एक चेतावनी भी है कि डॉक्टर साहब रूटीनली बहुत सारी दवाइयाँ कभी कभी लिख देते हैं, तो कभी वो दवाइयों की वजह से भी हमें बहुत सारी तकलीफ हो सकती है। सो कितनी दवाइयाँ कैसे लेनी है डॉक्टर के साथ अच्छी तरह परामर्श कीजिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। अभी मैंने आजकल देखा है पिछले 20-25 साल से कि ब्लड प्रेशर की काफ़ी सारी दवाइयाँ दर्दी लेते हैं और उसकी वजह से आंखों को बहुत नुकसान होता है। तो अगर वो ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, वो डॉक्टर के साथ परामर्श करना बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर को फीस देते हैं तो डॉक्टर से कहिए कि भी हम आपको फीस दे रहे हैं तो आप हमें बराबर उत्तर दीजिए। और ब्लड प्रेशर वालों को खास, रक्तचाप वाले को खास कहना है कि रेगुलर आपका बीपी चेक करिए, घर में मशीन लाइए और उसका रिकॉर्ड रखिए। रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि 15 दिन पहले क्या था, 10 दिन पहले क्या था और 25 दिन के बाद क्या, 25 दिन पहले क्या था। तो रिकॉर्ड सब रखना बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल, क्योंकि नहीं तो आप दवाइयों से ही परेशान हो जाएंगे। और दवाइयों से सबसे ज़्यादा मौतें पिछले 10 साल में हुई है। जैसे कि आपने अभी आँख की चर्चा की, तो आज कोरोना में सभी कार्य मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से होते हैं। आज छोटे बच्चे की क्लास है फिर भी मोबाइल से हो रही है, तो वो बच्चा मोबाइल में लग रहा है। कोई युवा है तो उसके सारे कार्यक्रम या कुछ भी काम करना है वो सब लैपटॉप मोबाइल के माध्यम से होता है, जिससे यह जीव एकदम मोबाइल के साथ जुड़ जाता है। बच्चा भी हो फिर भी मोबाइल में जुड़ा रहेगा कि भैया ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो ऐसे समय में आँख की खराबी होने की संभावना है। तो हम ऐसे समय क्या करें जिससे हमारी आँख, हम क्लास भी अटेंड कर पाए, सारे कार्यक्रम भी अटेंड कर पाए और साथ ही साथ आँख भी स्वस्थ रहे। आँख का एक कुदरती एक्शन है और वो है पलक झपकना। 1 मिनट में करीब 20 बार 22 बार अपनी आँख झपकती है, यानी खोल बंद होती है, कुदरती। लेकिन जब हम मोबाइल पे, लैपटॉप पे कहीं से भी काम करते हैं, और बहुत सारे लोग तो ऑफिस में रहते हैं जो एसी रहता है, तो हवा सूखी रहती है, ड्राई रहती है, तो अपनी आँख ड्राई होने का बहुत भय रहता है और हो ही जाती है। भय क्या रहता है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपना जो पोस्चर है वो नेचुरल होना चाहिए। और जो भी लैपटॉप हो या स्क्रीन हो या मोबाइल हो वैसा सामने आना चाहिए, ताकि अपना जो नेक है ऐसा सीधा रहे, जो अपना नेचुरल पोस्चर है। तो नेक की बीमारी आपको नहीं होगी। दूसरी बात, थोड़ी लाइट रखनी चाहिए, अंधेरे में नहीं काम करना चाहिए, लाइट होनी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, हमें कॉन्शियसली यानी जानबूझकर पलक झपकना है ताकि हमारी आँख भीगी रहे। भीगी रहने से वो आँख अच्छी तरह देख पाती है और सूख नहीं जाएगी। वैसे ही कार चलाते समय भी जो एसी का ब्लोअर है अपने आँख के ऊपर आया ऐसा कभी नहीं रखना। और अगर एसी ब्लोअर आपके सर पे भी आ रहा है तो उसका जो लोअर्स है उसको डायरेक्शन चेंज कर दीजिए और पलक झपकना कॉन्शियसली बढ़ा दीजिए। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो टीयर सब्स्टिट्यूट यानी आंसू का जो दवाइयाँ जो मिल रही है आंसू के रूप में,
वो आप लेके डाल सकते हैं। जो लैपटॉप पे काम करते हैं वो कंप्यूटर के बाजू में रख ले हुए डाल देंगे। अगर बच्चा आपका मोबाइल के बहुत नज़दीक जाके देखता है, टीवी स्क्रीन के पास जाके देखता है या लैपटॉप के पास नज़दीक जाके देखता है, तो आप डाउट कीजिए कि उसको चश्मे का नंबर है, तो उसको आप नेत्र तज्ञ के पास ले जाइए और उसकी आँख की जांच करवाइए। ये बहुत ज़रूरी है। अभी ऐसा है कि हमें जब आँख से दिखना कम हो जाता है तो हमारा जो दिमाग है वो पढ़ लेता है और वो सोचता है कि मुझे जो भले उसका विज़न 50% हो गया है, लेकिन दिमाग ने तो फिक्स कर दिया कि 50% यानी उसके लिए 100% है। तो नियमित आँखों की जांच करवाना बहुत ही ज़रूरी है। और आजकल ये जो सूखापन है आँख का वो बहुत बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे आ गए हैं और उसी पे ज़्यादा काम करते हैं। सो पलक झपकना आप बढ़ा दीजिए कॉन्शियसली, तो वो आपको आँख के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने बताया कि आँख को स्वस्थ कैसे रहे, हम स्वस्थ कैसे रहे, और यदि आपको ऐसे संबंधित या जैन धर्म और डॉक्टर के संबंधित ऐसे कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बता सकते हैं। यदि वह योग्य प्रश्न होंगे तो हम डॉक्टर साहब से निवेदन है कि ऐसा एक और कार्यक्रम रचेंगे जिसमें साधर्म्य के माध्यम से आने वाले प्रश्नों का हम बताएंगे, और आप अपना नाम अवश्य लिखें, जिस वजह से आपका नाम भी यहाँ बोला जाएगा कि इन्होंने यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए आपका आभार, और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ आए इसलिए डॉक्टर साहब का भी खूब खूब सभी का आभार मुझे ऐसा मौका देने के लिए कि मैं कुछ आप ज्ञान का बढ़ोतरी कर सकूँ ज्ञान की। धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र।